हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में अभी एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यानी एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है किस प्रकार से, उसके बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए कहो, एंजाइम बायोलॉजी में भी बच्चों ने पढ़ा होगा और अभी केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत जानकारी उनको मिलेगा, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत कुछ नया होगा। ठीक है, चलो पिछले वीडियो में हम लोग ठीक है कैटालाइसिस टॉपिक का एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग, जो पहले बता चुके हैं कि सरफेस केमिस्ट्री में 3 ही मेजर टॉपिक है। एडजॉर्प्शन जो फिनिश्ड हो चुका है, कैटालाइसिस जो अभी फिनिश्ड होगा, फिर इसके बाद हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में। ठीक है, और देखो एंजाइम एज कैटलिस्ट है ना, समझो एंजाइम जो होता है ना उसे एक्चुअली हम लोग बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल हो या प्लांट्स हो, उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेज होते हैं बहुत सारे, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है एंजाइम्स ही है। ठीक है, बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो एंजाइम के थ्रू ही होते हैं। मतलब एंजाइम उस फंक्शन को कराने में कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। अगर एंजाइम नहीं रहे तो समझो वो फंक्शन या तो नहीं होगा या एक्सट्रीमली स्लो रेट से होता रहेगा। ठीक है, तो एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट, है ना। अब समझो एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है वो। ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड का वो कहो, एक तो प्रोटीन है वो एंजाइम, नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है एंजाइम का, वो लगभग 15,000 से लेकर के 10 लाख तक हो सकता है ग्राम पर मोल। मोलर मास की बात करें, एंजाइम का मोलर मास 15,000 से 10 लाख तक। ठीक है, और एंजाइम भी हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक कहने का यहाँ मेरा मतलब ये हुआ कि एक एंजाइम जो होगा ना हमारे बॉडी में केवल एक ही फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वह एंजाइम किसी दूसरे फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो दूसरे फंक्शन को कैटेलाइज करता ही नहीं है। तो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है एंजाइम, है ना। और इतना स्पेसिफिक कहिए, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोर एफिशिएंट भी होता है। मोर एफिशिएंट कहने का मतलब एंजाइम का बहुत छोटा सा अमाउंट ही रिएक्शन को, यानी बॉडी में जो प्रोसेस होगा उसको कई गुना तक बढ़ा देता है। एक बड़े बड़े प्रोसेस को कंप्लीट कराने में थोड़े से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक उदाहरण बताते हैं। देखो, इसको एंजाइम से रिलेट करके नहीं सोचना है कि एक बहुत बड़े कहो कंटेनर में हम अगर मिल्क को रख दें, दूध को रख दें चूल्हा पर, बड़े से चूल्हा पर, ठीक है, और उसमें कहो क्विंटल से भी ज़्यादा दूध है, मिल्क है, और अगर उसमें हम थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू डाल दें या फिटकिरी डाल दें थोड़ा सा, तो सोचो दूध का क्या हाल होगा। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत सारे मिल्क हैं, उसको कर्ड में चेंज करना है, दही बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मिल्क में थोड़ा सा हम लोग दही डाल देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे रात भर में, दिन भर में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। कैसे? लैक्टोबैसिलस नाम सुने होंगे, लैक्टोबैसिली। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है और एंजाइम का नाम है लैक्टोबैसिलस। इसकी मदद से मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये आपको जानना है कि हर एक प्रोसेस जो होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक स्पेसिफाइड एंजाइम के द्वारा ही कैटेलाइज होगा। आइए इन्हीं से बातों को हम यहाँ लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। देखो, ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैटेलाइज्ड बाय ए स्पेशल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो स्पेशल कैटलिस्ट के द्वारा कैटेलाइज होते हैं। वो कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम्स आर डिफाइंड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। बस एक लाइन में से केवल याद रखो कि एंजाइम क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। बस इतनी बात काफी है। केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। केमिकली सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि
कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होता है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होता है वो। मोलर मास एंजाइम का कितना होता है? 15,000 से 10⁻⁶ यानी 10 लाख तक होता है ग्राम पर मोल। मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। एंजाइम जो है वाटर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। कोलाइडल सॉल्यूशन आगे हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट होगा, कोलाइड्स। ठीक है, तो ये जानिए कि एंजाइम जो होते हैं ना वो वाटर के साथ कोलाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, और एंजाइम जो है रिएक्शन के रेट को 10⁸ से 10⁻20 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। 10⁸ अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू है, 10⁻20 सोचो कितना बड़ा वैल्यू हो गया। एंजाइम समझ सकते हो ना कितने गुना रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है, 10⁸ से 10⁻20 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है। जैसे उदाहरण समझो कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो मान लो 5 घंटे 6 घंटा में हमें जनरली फिर से भूख लग जाती है ना। तो हमारे बॉडी में जो हम लोग मील डाइट लेते हैं तो बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो 5 घंटा 6 घंटा में भोजन डाइजेस्ट हो गया। अब सोचो कि अगर हमारे बॉडी से उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हटा दिया जाए, मान लेते हैं, ठीक है, तो जो हम खाना खाएंगे ना उसे पचने में बेटा 50 साल लग जाएंगे। समझे? सोचो 50 साल काम खत्म। एक बार खाना खाए, मरने तक फिर खाने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? मरने के बाद फिर अगले जन्म में खाएंगे। क्या क्लियर है? यानी कहने का मतलब एंजाइम आप समझ सकते हो यहाँ पर कि रेट को कितना गुना बढ़ा दिया होगा, यानी 50 साल में जो काम होना होगा 5 से 6 घंटा में कंप्लीट कर दिया। ठीक, एक उदाहरण समझाएं इसी तरह। एंजाइम्स आर ऑल्सो हाईली स्पेसिफिक, जो पहले बता चुके हैं, हर एक एंजाइम जो है हाईली स्पेसिफिक है और वो केवल एक पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा, यानी एक एंजाइम एक रिएक्शन के लिए है। देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स फंक्शनिंग इन ए लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में यानी जो जीवित लोग हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उसमें हजारों एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। पता है, एक टिपिकल सेल में जो कोशिका होती है, सेल होती है, ऑन एन एवरेज मान लो 3000 टाइप्स के एंजाइम्स एक सेल में पाए जा सकते हैं। 3000 टाइप्स के एंजाइम्स। सोचो बेटा, देखो ये डेटा जो है ना, हो सकता है बायोलॉजी केमिस्ट्री में थोड़ा वेरी कर रहा हो, मुझे नहीं मालूम। हमारे केमिस्ट्री में बेटा यही पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी में क्या पढ़ाई हमको नहीं मालूम। ठीक है, ऐसे समझो, ए टिपिकल सेल ऑन द एवरेज कंटेन्स अबाउट 3000 different kinds of enzymes, each catalyzing a different reaction। और एक टिपिकल सेल में 3000 डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स हो सकते हैं और उसमें से प्रत्येक एंजाइम एक पार्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। एक एंजाइम दूसरे रिएक्शन को नहीं, एक रिएक्शन को। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एंजाइम्स को जैसे हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक, जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो क्या सीखते हैं 9th में कि स्टार्टिंग में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त किए जाते थे, क्योंकि लिविंग थिंग्स में एक विशेष प्रकार का फोर्स होता है जिसे हम लोग वाइटल फोर्स बोलते हैं। बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना, कि लिविंग थिंग्स से ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे। वोहलर सबसे पहले अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया था, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को रिवोल्यूशन आ गया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनने लगे। ठीक है बेटा, तो एंजाइम मेनली लिविंग थिंग्स से ही, यानी प्लांट से, एनिमल से प्राप्त होते हैं, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, है ना। फर्स्ट टाइम 1969 में एंजाइम को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब ये नीचे यहाँ पर कुछ हमने रिएक्शन लिखे एंजाइम से रिलेटेड जो पार्टिकुलर है, फिक्स्ड है। देखो, जैसे देखो, कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में कन्वर्सन एक एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस है। इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है पता है? जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। दूसरा एग्जांपल समझो, कन्वर्सन ऑफ स्टार्च
इनटू माल्टोज, स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्सन, इसमें कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हुआ? डायस्टेज। फिर देखो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू NH3 एंड CO2, यूरिया ये यूरिएज एंजाइम के थ्रू ये NH3 और CO2 में चेंज हो जाता है। कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टोबैसिली एंजाइम, लैक्टोबैसिली एंजाइम की मदद से मिल्क कर्ड में चेंज होता है। इन्वर्सन ऑफ केन शुगर का ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्सन जो है इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू होता है। तो इसमें देखो कई एंजाइम हम लोगों ने नाम लिया, जाइमेज, डायस्टेज, यूरिएज, लैक्टोबैसिली एंजाइम, इन्वर्टेज, ये हर एक एंजाइम जो है ना एक ही रिएक्शन के लिए है। इन्वर्टेज केवल सुक्रोज को ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज करता है, दूसरे किसी सब्सटेंस को नहीं चेंज करेगा। ठीक उसी प्रकार जाइमेज जो है वो भी ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में चेंज करता है, जाइमेज का दूसरा किसी रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है। तो हर एक एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है। यहां तक की कहानी क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इसको जल्दी से नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को स्टडी कर रहे हैं। पीछे हम लोग एंजाइम्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता किए, थोड़ी देर पहले हम लोग सीख रहे थे, 2 मिनट पहले पूरे एंजाइम्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। क्या है एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स? एंजाइम कैटालाइसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, बहुत आसान सिंपल है, कहानी की तरह सुनो बताते हैं। ठीक है, एक तो लिखे हाई एफिशिएंसी एंड स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, एंजाइम हाईली एफिशिएंट है। हाईली एफिशिएंट कहने का मतलब कि एंजाइम का थोड़ा सा क्वांटिटी ही बड़े बड़े रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए सफिशिएंट होता है। आई बात समझ में? हाईली एफिशिएंट का मतलब एक उदाहरण समझाते, देखो आरबीसी में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम वो क्या करता है पता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3 को CO2 और H2O में चेंज कर देता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है H2O एंड CO2 में, आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। ठीक है, यानी आरबीसी में उपस्थित कार्बोनिक एसिड H2O एंड CO2 में डिकम्पोज हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जो एंजाइम है एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है ध्यान से सुनो, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है पर मिनट 36 मिलियन कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को H2O एंड CO2 में डिकम्पोज कर देता है। अब सोचो कितना एफिशिएंट हुआ, एक सिंगल मॉलिक्यूल एंजाइम का कार्बोनिक एसिड के 36 मिलियन मॉलिक्यूल को H2O एंड CO2 में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम हाईली एफिशिएंट है, इसका स्मॉल क्वांटिटी ही रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए सफिशिएंट होता है। पढ़ो, यही बात इसमें लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में। एंजाइम्स आर एफिशिएंट कैटलिस्ट इवन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। ये तो एक एवरेज है कि एक एंजाइम का मॉलिक्यूल पर मिनट 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। जैसे एक उदाहरण देखो, H2CO3 है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2O और CO2 में चेंज कर देता है H2CO3 को। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोनों फिर कंबाइन करके ये बना लेता है फिर से कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक हाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में। एक है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो H2CO3 को H2O और CO2 में चेंज करता है, और H2O CO2 फिर कंबाइन होकर H2CO3 भी बनाता है कार्बोनिक हाइड्रेज।
यहाँ एनहाइड्रेज, यहाँ हाइड्रेज, ठीक है। ये दो एंजाइम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसको नोट करके लिखे हैं, ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल कैन डिकम्पोज 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 into H2O and CO2 in 1 minute। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब देखो ये भी हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है हाईली स्पेसिफाइड होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफाइड एंजाइम ही उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, दूसरा एंजाइम नहीं कैटेलाइज करेगा उस रिएक्शन को, या वह एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। हर एक एंजाइम हाईली स्पेसिफाइड है, हाईली स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है, नोट कर लेना है, पढ़ लेना है सबको। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये क्या होता है कि कोई भी एंजाइम जो है फंक्शन करता है, काम करता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। अगर जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी की ही बात करते हैं, अगर हमें कभी कभी बुखार लग जाता है, मान लो बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी वजह से, कभी कम हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, या कभी टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ जाता है, तो क्या आप जानते हैं हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी बुखार लगता है आपको, तो खाना जब खाते हैं तो थोड़ा टेस्ट उसका चेंज दिखता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया तो हमारे स्वाद भी बदल जाते हैं, टेस्ट चेंज हो जाते हैं, और भी बॉडी का फंक्शन जो है प्रॉपर ढंग से नहीं काम करता है। यानी एंजाइम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है तो एंजाइम कहो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। क्लियर है। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है क्या, 298 केल्विन से 310 केल्विन तक, यानी कितना हुआ 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ ह्यूमन बॉडी में फंक्शन करने के लिए। लेकिन इसका रेंज है 25 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में एंजाइम प्रॉपर ढंग से फंक्शन करेगा। इससे कम और अधिक टेम्परेचर पर एंजाइम का फंक्शन में डिस्टर्बेंस आता है, यानी एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही प्रॉपर ढंग से फंक्शन करेगा। ठीक उसी तरह ऑप्टिमम पीएच भी होता है। पीएच एसिड बेस साल्ट चैप्टर में पीएच हम लोगों ने पढ़ा था, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो एंजाइम भी एक प्रॉपर पीएच पर ही काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम फंक्शन करता है उसका पीएच 7.4 होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में पीएच, तो एंजाइम उस स्थिति में प्रॉपर फंक्शन करेगा। वैसे अदर प्लांट्स या एनिमल्स में जो एंजाइम प्रॉपर फंक्शन करता है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच 5 से लेकर 7 तक होना चाहिए, यानी एसिडिक होना चाहिए। 7 से ऊपर होता है अगर तो बेसिक सोल्यूशन है, 7 से कम होता है तो एसिडिक सोल्यूशन है। इसका मतलब हुआ एंजाइम जो है एसिडिक सोल्यूशन में प्रॉपर फंक्शन करता है, उसका भी पीएच 5 से 7 होना चाहिए। 5 से कम है या 7 से अधिक है तो फिर वहाँ पर एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये पूरा यहाँ तक लिख दी, जो भी समझा है यहाँ तक लिखा हुआ है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े हैं, अभी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स और भी पढ़ेंगे तो हमारा एंजाइम कैटालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और लिखेंगे अभी। बच्चों एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पीछे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। 5वां और 6ठा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है जिसको पढ़ेंगे हम लोग, और एंजाइम कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे। जो आप लोग शायद बायोलॉजी के जो बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे की एंड लॉक मॉडल या लॉक एंड की मॉडल जो पढ़ते हैं, बस वही चीज़ सेम यहाँ बताना है। 5-10 मिनट लगेगा, हमारा खत्म हो जाएगा। चलो और देखो 5वां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। अब ये क्या चीज होता है एक्टिवेटर या कोएंजाइम। तो बेटा जब कैटालाइसिस हम स्टार्ट किए थे टॉपिक तो वहाँ आपको प्रमोटर पढ़ाए थे, प्रमोटर याद है। तो जो जनरल केमिकल रिएक्शन में प्रमोटर का काम होता है, प्रमोटर क्या करता है कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सेम काम यहाँ पर एक्टिवेटर या कोएंजाइम का ही है। एक्टिवेटर को ही
कोएंजाइम हम लोग बोलते हैं। तो जो प्रमोटर का काम होता है कैटलिस्ट के लिए केमिकल रिएक्शन में, वही सेम काम एक्टिवेटर का या कोएंजाइम का है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। यानी एंजाइम कैटलिस्ट है, ठीक है, तो एक्टिवेटर और कोएंजाइम उस कैटलिस्ट का प्रमोटर है। क्लियर है बात यहाँ तक की? जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शन है हमारे बॉडी में जो एंजाइम कैटेलाइज है, लेकिन उस एंजाइम के साथ साथ अगर थोड़ा सा विटामिन रहे तो एंजाइम जो है ना और प्रॉपर ढंग से फंक्शन करने लगता है विटामिन के प्रेजेंस में। जैसे समझो, देखो, द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज नोन एज कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स। ठीक है, कुछ एंजाइम्स हैं जिसकी एक्टिविटी जो है वो कुछ दूसरे सब्सटेंस के प्रेजेंस में इंक्रीज कर जाता है। यानी वैसा सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है उसी को हम लोग कोएंजाइम या एक्टिवेटर बोलते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन प्रोटीन नॉन प्रोटीन यहाँ कहने का मतलब विटामिन हो गया, इज प्रेजेंट अलोंग विद एन एंजाइम इट्स एक्टिविटी इनहांस्ड कंसिडरेबली। ठीक है, यानी ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर किसी एंजाइम के साथ कोई दूसरा नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जैसे विटामिन का थोड़ा सा अमाउंट भी अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर विटामिन जो हो गया हमारा वो एक्टिवेटर या कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब है ना। अब देखो, एक्टिवेटर के रूप में यानी कोएंजाइम के रूप में मेनली ये सब आयन जो है ना, इस तरह के आयन वो काम करते हैं एक्टिवेटर का। सोडियम आयन, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट आयन, Cu2+ है ना, क्यूप्रिक आयन, ठीक है, Mn+, Na+, Mn2+, CO2+, Cu2+, इस तरह के जो आयंस होते हैं ना, मेटल आयंस, वो जनरली एक्टिवेटर का काम करता है। ठीक है, these metal ions are weakly bonded to the enzyme molecules and increase their catalytic activity। ये जो आयंस है ना, ये एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ वीक बॉन्ड से, वीक वान डेर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड या अदर कोई भी फोर्स है, वीक फोर्स ही होगा, उसके थ्रू ये आयंस जो है वो एंजाइम से बॉन्डेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? और ये क्या करता है, एंजाइम के एक्टिविटी को इनहांस कर देता है ना। ये आयन क्या करते हैं, एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड से जुड़ा रहता है और एंजाइम की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट, एक्टिवेटर या कोएंजाइम। समझ में आ गया क्या होता है सो, है ना, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे उसी को एक्टिवेटर या कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है, कोएंजाइम या एक्टिवेटर का थोड़ा सा अमाउंट ही एंजाइम के एक्टिविटी को कई गुना तक बढ़ा सकता है ना। और एक्टिवेटर के रूप में मेनली ये आयंस हैं जो उपस्थित रहते हैं और ये आयंस जो है एंजाइम मॉलिक्यूल से वीक बॉन्ड से जुड़ा रहता है और कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग पीछे पढ़े थे प्रमोटर, वही काम यहाँ हो गया किसका, एक्टिवेटर का। वहाँ हम लोग पढ़े थे पॉइजन, याद है पॉइजन किसको बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा देता है। ठीक यहाँ पर भी होता है एंजाइम पॉइजन, है ना, या उसी को हम लोग एंजाइम इनहिबिटर भी बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम पॉइजन। अब समझ गए होंगे एंजाइम पॉइजन क्या है या इनहिबिटर क्या है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, पढ़ो। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज स्लोड डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज कॉल्ड इनहिबिटर और पॉइजन। कुछ सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, उसे इनहिबिटर या पॉइजन कहते हैं हम लोग। दीज आर इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द एंजाइम surface and often reduce or completely destroyed the catalytic activity of enzyme। अब ये इनहिबिटर या पॉइजन जो है ना, वो क्या करता है पता है, एंजाइम का सरफेस है, इस सरफेस पर अगर
एक्टिवेटर या कोई एंजाइम आ जाए तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर एंजाइम के सरफेस पर कोई पॉइजन आके बैठ जाए तो क्या करेगा? सरफेस पर तो पॉइजन आके बैठा हुआ है, अब तो एंजाइम का सरफेस कहो खाली है नहीं जो रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन कराने में अपने सरफेस को देगा, क्योंकि एंजाइम तो कैटलिस्ट है ना। तो उसके सरफेस पर अगर मान लो इनहिबिटर या पॉइजन आकर के बैठ जाए तो क्या वो रिएक्टिंग स्पीशीज को उसके सरफेस पर रिएक्शन करने देगा? नहीं करने देगा। तो क्या करता है ये इनहिबिटर या पॉइजन? एंजाइम के सरफेस पर वो जुड़ जाता है। पढ़ो ध्यान से क्या लिखे हैं। These are interact with active functional group of enzyme. एंजाइम के सरफेस पर कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्टिंग स्पीशीज को रिएक्शन कराने में मदद करता है। ये जो इनहिबिटर या पॉइजन है ना, वो क्या करता है मालूम है? इसी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप पर आके पहले जुड़ जाता है। और जब एक्टिव फंक्शनल ग्रुप या एक्टिव साइट पर रिएक्टेंट के जगह पर अगर पॉइजन आके जुड़ जाए तब तो रिएक्टेंट वहाँ फंक्शन करेगा ही नहीं। बस यही काम क्या करता है? इनहिबिटर करता है। एंजाइम के एक्टिव फंक्शनल साइट पर फंक्शनल ग्रुप से जा करके पॉइजन जुड़ जाता है, जो कि फिर फर्दर रिएक्शन से उसको रोक देता है, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी को या तो रिड्यूस कर देता है या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ही कर देता है। एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्टिविटी होता है ना, या तो उसको कम कर देगा वो पॉइजन या पूरे बर्बाद कर देगा उसके कैटालिटिक एक्टिविटी को। जैसे बहुत सारे मेडिसिन या ड्रग्स अगर हम लोग लेते हैं, ड्रग्स मीन्स यहाँ पर आप ड्रग्स का गलत सेंस बिल्कुल नहीं निकालना है, ठीक है। मेडिसिन की बात करते हैं। समटाइम्स देखते हैं किसी पेशेंट को दौरा पड़ता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एक इंजेक्शन दे देता है, धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी शांत हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। कोई मेडिसिन या ड्रग्स जो हमारे बॉडी में जाता है, हमारे बहुत सारे न्यूरो सिस्टम्स को, ब्रेन्स के सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब बहुत स्थिर कर देता है कि नहीं। इसका क्या मतलब निकला कि इस तरह के मेडिसिन भी हैं, ड्रग्स भी हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर ले लिया जाए तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हमारे बॉडी के न्यूरो सिस्टम्स को प्रॉपर फंक्शन करने से, एंजाइम को फंक्शन करने से वो रोकता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करता है, हमारे बॉडी में जाके एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन करने से कभी कभी रोकता भी है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की बात आ गई समझ में? यहाँ तक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एंजाइम का फिनिश्ड हो गया। अब हम लोग एंजाइम का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, की एंड लॉक मॉडल के बारे में। ओके, चलो इसको नोट कर लो। तो बच्चों, हम लोग कैटालाइसिस में जो सबसे लास्ट टॉपिक हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। बायोलॉजी वाले बच्चे तो इसको बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बायो में लॉक एंड की मॉडल, हम उसी के बारे में यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर हमारा कैटालाइसिस टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है वो समझो, ध्यान से सुनना है कहानी की तरह, इसको पढ़ते हैं, इसी में हम समझाते चले जाएंगे। हम जानते हैं इस चीज को कि एंजाइम जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है, ठीक है। और एंजाइम का हाईली स्पेसिफिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम के जो सरफेस हैं, एंजाइम के सरफेस पर कुछ एक्टिव साइट्स उपस्थित रहते हैं, कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, कुछ कैविटी मान लीजिए, ठीक है, कुछ एक्टिव साइट्स उपस्थित हैं। और वो एक्टिव साइट्स जो हैं कुछ कहो स्पेशल फंक्शनल ग्रुप के द्वारा एसोसिएटेड रहता है, मतलब उस एक्टिव साइट्स पर कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है, जैसे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। अल्कोहलिक है ना OH ग्रुप, वो हो गया, या NH2 एमीन ग्रुप हो गया, या थायोल ग्रुप हो गया, SH को हम लोग थायोल बोलते हैं, OH को हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, COOH हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड हो गया, NH2 एमीन हो गया। ये सब कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट से एसोसिएटेड रहते हैं। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये क्या करता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट कहो या रिएक्टेंट को हम लोग यहाँ पर सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट भी कहा जाता है उसको, है ना।
तो सबस्ट्रेट से वो क्या करता है, वीक वांडर वाल फोर्स से या हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंडिंग कर लेता है। यानी एंजाइम के सरफेस यानी एक्टिव साइट्स पर कुछ फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड रहते हैं और वो फंक्शनल ग्रुप रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के साथ वीक वांडर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, बाइंड कर लेते हैं। देखो पढ़ो यहाँ पर, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स ऑन इट्स सरफेस। यानी किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्यों होती है, क्योंकि एंजाइम के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स उपस्थित रहते हैं। उसके एंजाइम के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होते हैं। ठीक है, और वो एक्टिव साइट्स जो है कुछ फंक्शनल ग्रुप के द्वारा एसोसिएटेड रहता है, NH2, COOH, SO3H, OH, SH, जो कि क्या करता है, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड से या वांडर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ तीन बात है। एक, एंजाइम का स्पेसिफिसिटी जो है एंजाइम के सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक साइट्स के वजह से होता है, और उस एक्टिव साइट्स पर कुछ फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड रहते हैं जो कि रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ वीक हाइड्रोजन या वान डेर वाल फोर्स से वीक बॉन्ड से जुड़ जाता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे पढ़ो। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ एनी गिवन एंजाइम इज लाइक ए कैविटी such that a specific substrate can fit into it। यानी कहने का मतलब कि जो एंजाइम होगा उसके सरफेस पर जो एक्टिव साइट्स होंगे, उस एक्टिव साइट्स मतलब यहाँ पर कैविटी आप मान लो, ठीक है, उस एक्टिव साइट्स का एक स्पेसिफिक शेप होता है, कुछ ना कुछ उसका स्पेसिफिक शेप होगा। ठीक है, जैसे देखो लॉक है ना, लॉक ताला। अब जैसे मान लो लिंक का ताला है, अब लिंक का ताला तो किसी चाबी से नहीं खुल जाएगा, बात को समझो। तो लिंक के ताले के अंदर जो होगा एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, कैविटी होल्स होंगे, जिसमें एक पार्टिकुलर शेप का साइज का की इंटर करेगा, और की अगर इंटर कर भी गया, अगर उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, मान लो लिंक का ताला है और चाबी है, उसको हम सीधा ना घुसा के उल्टा घुसा देंगे। ठीक है, तो जो शेप साइज था लॉक का, वही शेप साइज तो की का भी था, लेकिन अगर की को प्रॉपर ओरिएंटेशन में अगर इंटर नहीं कराया गया तो क्या वो की अंदर में काम करेगा? नहीं करेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो एंजाइम होगा उसमें जो कैविटीज होंगे, जो होल्स होंगे, उसमें जो की इंटर करेगा, ठीक है, तो की का ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक में पढ़े थे हम लोग लास्ट में कि अगर दो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उसका अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता है तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनता है। उसी प्रकार लॉक में की इंटर करेंगे, उसी का की है, उसी लॉक का वो की है, लेकिन सही डायरेक्शन में हम नहीं घुसा पाए उसमें, तो वो की काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी वही बात है कि एंजाइम के सरफेस पर जो एक्टिव साइट्स होंगे, जो कैविटीज होंगे, उस कैविटी में उसी शेप एंड साइज वाला की जो है इंटर करना चाहिए और प्रॉपर वो फंक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। वहाँ पर वो सबस्ट्रेट क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा एंजाइम के सरफेस पर, एक्टिव साइट पर। अब प्रोडक्ट बना देगा, वो प्रोडक्ट का जो है ना उस एंजाइम के सरफेस पर कोई एफिनिटी नहीं होता है, वो प्रोडक्ट एंजाइम के सरफेस पर नहीं रहना चाहता है, वो प्रोडक्ट उस एंजाइम के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है। तो सबस्ट्रेट गया एंजाइम के एक्टिव साइट्स पर, प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होकर के वहाँ प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट को एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है, वो एंजाइम के सरफेस को छोड़ करके बाहर चला आता है, जिससे एंजाइम का कैविटी फिर से खाली रह जाता है, ताकि वो फर्दर फिर आगे वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपना सरफेस प्रोवाइड करे, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सबस्ट्रेट गया, रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बन के अलग हो गया, फिर एंजाइम का सरफेस खाली है, उसके फिर रूम्स वहाँ पर अवेलेबल हो गए, एक्टिव साइट्स अवेलेबल हो गए, वो फिर नेक्स्ट रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को इंटर कराएगा, फिर प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, फिर एंजाइम का सरफेस खाली हो गया, फिर सबस्ट्रेट उस पर आएंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। पढ़ो नीचे। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स, यानी एंजाइम के सरफेस पर जो एक्टिव साइट्स होंगे
उसका एक कैविटी होगा, उसमें उसका एक शेप होगा, डेफिनेट शेप होगा, जिस पर कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जा करके फिट करेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई कैविटी है, मान लो कोई कैविटी छोटा सा होल है, उसमें बड़ा सा चीज तो नहीं इंटर कर जाएगा। सोचने वाली बात है, खुद से सोचो कि मान लो कि इस तरह हमारा ये एंजाइम का कैविटी है, मान लो सपोज करो ये एंजाइम का कैविटी है, ये है कैविटी एंजाइम का। अब क्या इसमें खुद से सोचो कि ये बड़ा साइज का सबस्ट्रेट है, क्या ये सबस्ट्रेट इसमें इंटर करेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों बेटा? इसलिए नहीं करेगा, कैविटी का शेप एंड साइज अलग है और सबस्ट्रेट का शेप एंड साइज अलग हो जाएगा, तो ये इसमें आके फिट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब एंजाइम के एक्टिव साइट पर, सरफेस पर जो एक्टिव साइट्स हैं, कैविटीज हैं, उसमें कोई भी सबस्ट्रेट आके फिट नहीं करेगा। वही सबस्ट्रेट आके उस कैविटी में फिट करेगा जिसका शेप एंड साइज एंजाइम के कैविटी के शेप एंड साइज के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? दिस स्पेसिफिक बाइंडिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जब वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के एक्टिव साइट्स यानी कैविटी में इंटर कर जाएगा तो वहां पर क्या बनाएगा? वो इंटरमीडिएट बना लेगा। इंटरमीडिएट मतलब वो सबस्ट्रेट एंजाइम के सरफेस पर जो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित था उसके साथ वीक वान डेर वाल्स फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके थोड़ी देर के लिए एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसे हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कहेंगे या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अगला लाइन पढ़ो। वंस द प्रॉपर ओरिएंटेशन हैज बीन अचीव्ड, एक बार जब वो की लॉक के अंदर फिट कर गया, फिट करना, घुसना और फिट करना में अलग बात है। घुसा तो हम किसी भी तरह सकते हैं, लेकिन वो फिट नहीं होगा अंदर में जाकर के तो काम ही नहीं करेगा। ताला है, चाबी उल्टा घुसा देंगे, खुलेगा ही नहीं। तो ताला के साथ साथ चाबी भी सही दिशा में ओरिएंटेड होगा, तब तो चाबी जाकर लॉक के अंदर काम करेगा। वही बात यहाँ कहा गया कि एक बार अगर चाबी जो है यानी सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर के प्रॉपर ढंग से ओरिएंटेड अगर हो जाता है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होगा रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा? प्रोडक्ट्स बना देगा। चूंकि उस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का एंजाइम के सरफेस से कोई एफिनिटी नहीं होता है, उसके साथ नहीं रहना चाहता है, तो वो क्या करेगा? एंजाइम के सरफेस को छोड़ करके बाहर चला जाएगा, एक प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, और एक्टिव साइट्स को फिर से दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन के लिए खाली कर देता है वो। इसी को देखो यहाँ फिगर से बनाया गया है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फिगर से दर्शाया गया है। ये जो लॉक है, लॉक को हम एंजाइम मान लेते हैं, और जो की है, की को हम लोग क्या मान लेते हैं? सबस्ट्रेट। इसको हम लॉक मान लेते हैं, इसको हम सबस्ट्रेट मान लेते हैं। मानने को बेटा अलग अलग बुक में अलग अलग कहानी लिखी रहती है। कहानी तो यही है, किसी में लॉक जो है ना उसको सबस्ट्रेट मान लेता है, तो की को एंजाइम मान लेता है। ये अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लॉक को एंजाइम मानते हैं क्योंकि लॉक में एक्टिव साइट्स होते हैं, सबस्ट्रेट इसमें आके फिट करेगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होगा। लॉक को हमने एंजाइम माना, ये हमारा की जो है सबस्ट्रेट है, अलग अलग है दोनों। अब ये की जो था सबस्ट्रेट, ये जो की था हमारा, के लिख देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट है। ये की जो है सबस्ट्रेट वो एंजाइम में फिट करके अंदर घुस गया। अब घुस करके प्रॉपर साइट पर ये रिएक्शन करना स्टार्ट किया, रिएक्शन करके क्या बना दिया? प्रोडक्ट। ई मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट। ES कॉम्प्लेक्स, ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम में इंटर करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है? अब ये सबस्ट्रेट रिएक्शन किया एंजाइम के सरफेस पर, प्रोडक्ट बनाने लगा। देखो पी लिख दिया मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, ये बीच से तोड़, इसको टूटा हुआ दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट्स बन रहा है, टूट रहा है सबस्ट्रेट, तो इसको EP एसोसिएशन, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन कहते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन। अब ये प्रोडक्ट बना, ये बन करके अलग अलग हो गया प्रोडक्ट।
एंजाइम को फिर उसी तरह छोड़ दिया जैसे पहले था, उसी तरह एंजाइम हमारा फिर से यहाँ पर रीजेनरेटेड टाइप दिख रहा है, फिर से बन गया है ताकि ये फिर से फर्दर फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने एक्टिव साइट पर रिएक्शन करा सके। प्रोडक्ट बन करके इसके सरफेस को छोड़ के वो अलग हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉक एंड की मॉडल। यहां तक की कहानी क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एंजाइम कैटालाइसिस फिनिश्ड होता है, यानी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का 2 टॉपिक खत्म हो गया हमारा, एक एडजॉर्प्शन और दूसरा कैटालाइसिस। एक टॉपिक बचा है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो अभी हम लोग कैटालाइसिस खत्म किए हैं उसमें कुछ चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे। कुछ चीज़ मतलब बस ये कुछ नहीं है, बस इसी तरह बता देते हैं क्या है, सुनो। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज हैं जो कैटलिस्ट से कंप्लीट होते हैं, मतलब कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग कैटलिस्ट के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। नहीं समझे बात को, क्या बोले सो समझो। सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस, कुछ इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस हैं, यानी कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज हैं जिसमें कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल होता है। केवल एग्जाम्पल 2 3 5 सुन लो। जैसे हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, वैसे ही सारे प्रोसेसेज हमें सिलेबस में पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर केवल हम उदाहरण बता रहे हैं, एग्जाम्पल। कुछ नाम आपको याद रखने हैं, केवल नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही समझो, आपकी मर्जी। ये हमारे बहुत काम का नहीं है क्योंकि ये अलग अलग एक प्रोसेसेस का नाम है जो कहीं ना कहीं हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। जैसे हेबर प्रोसेस हमको पढ़ना है अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से होता है? हेबर प्रोसेस से। N2+3H2 Fe कैटलिस्ट है, MO मोलिब्डेनम है, 200 बार प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, यानी इस कंडीशन पर रिएक्शन करके NH3 बनाता है। ये हेबर प्रोसेस है। तो आपसे पूछा जाएगा अमोनिया का प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है? हेबर प्रोसेस है, डीकॉन प्रोसेस है, बॉस्क प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है। या पूछेगा हेबर प्रोसेस से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना, N2 NH3, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन रह सकता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा देखो ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3। HNO3 हो गया नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियली बनाने के लिए जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। इसमें देखो ये लंबी प्रक्रिया है। NH3 पहले O2 से प्लेटिनम एस्बेस्टस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O बनाएगा। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से 573 केल्विन पर रिएक्ट करके 2NO2 बना देता है। फिर ये NO2 जो है H2O और O2 से कंबाइन करके फाइनली HNO3 बना देता है। ये जो पूरी 3 स्टेप में प्रक्रिया लिखी हुई प्रोसेसेज लिखा हुआ है, यही हमारा ओसवाल्ड प्रोसेस कहलाता है HNO3 के फॉर्मेशन के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। HNO3 के मैन्युफैक्चरिंग का नाम है ओसवाल्ड प्रोसेस। अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग का नाम है हेबर प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 कैसे बनेगा, यहाँ उसके पूरा स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले SO2 O2 से कंबाइन करता है प्लेटिनम या V2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इससे SO3 बनता है। फिर ये SO3 H2SO4 से ही कंबाइन करके इस टेम्परेचर पर ओलियम बनाता है, ओलियम। फिर ये ओलियम वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 फाइनली बना देता है। फिर है बॉस्क प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ H2। H2 के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का क्या नाम है? बॉस्क प्रोसेस। CO+H2 ये हो गया वाटर गैस। जब H2O से रिएक्ट करता है, Fe2O3 कैटलिस्ट है, Cr2O3 प्रमोटर है, 673 से 873 केल्विन पर तो CO2 बनता है और H2 गैस बनता है, H2। तो H2 बनाने के प्रोसेस का क्या नाम है? बॉस्क प्रोसेस। ठीक उसी प्रकार डीकन प्रोसेस है, डीकॉन प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ Cl2। क्लोरीन बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है उसका नाम है डीकॉन प्रोसेस। इसमें HCl को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में,
773 केल्विन पर, 773 केल्विन पर तो H2O बनता है और साथ में Cl2 भी बनता है। यह प्रोसेसेस का नाम समझ में आ गया। हेबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। ओसवाल्ड प्रोसेस से हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। बॉस्क प्रोसेस से हम लोग हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और डीकन प्रोसेस से हम लोग क्लोरीन गैस बनाते हैं। ये प्रोसेस का नाम और उससे क्या बनता है प्रोडक्ट, ये याद रखना है। इन सभी प्रोसेसेस में कैटलिस्ट इस्तेमाल हुए हैं, यानी ये कुछ इंडस्ट्रियल ऐसे प्रोसेसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, जिसमें कैटलिस्ट का यूज हुआ है। इन सब नाम को याद रखना है केवल, बस दैट्स इट। क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर कैटालाइसिस टॉपिक 100% फिनिश्ड है। कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो बच्चों, बहुत सारी कहानियाँ आप लोग सुन रहे होंगे पिछले 8-9 वीडियो से। पूरे सरफेस केमिस्ट्री में पीछे केमिकल काइनेटिक पढ़ाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाए, उसमें न्यूमेरिकल से परेशान थे। इसमें कहानी सुनते सुनते परेशान है, लिखते लिखते परेशान है। बेटा कुछ नहीं करना चाहते हो तो करना क्या चाहते हो? न्यूमेरिकल से भागोगे, थ्योरी नहीं पढ़ना चाहोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए रूम पर बैठ करके अच्छा मौका आपके साथ है ना, कि पूरा कंप्लीटली घर पे रहना है। कितना भी खाएंगे, कितने भी सोएंगे ना, तो भी मेरे पास इतने टाइम्स बचेंगे कि बहुत काफ़ी है वो मेहनत करने के लिए, ठीक है। बस रूम पर बैठ के मेहनत करो। जो याद करने का चीज़ है बार बार देख के उसको याद करो। जो भूल जाते हैं उसको रिवीजन करो। रिवीजन मस्ट है बेटा, ठीक है। जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो इस 12th के सिलेबस के साथ साथ 11th के सिलेबस को भी रिवाइज करते चलें। जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर कंपटीशन देना है, कंपटीशन फेस करना है, कंपटीशन निकालना है, ये अगर मन में कि हमको नेक्स्ट ईयर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लिक करके अपने फ्यूचर को सही जगह पर पहुंचा देना है, तो बेटा 12th का एक रूटीन आपको पढ़ाई मिल रहा है। 12th के वीडियोज़ को देखिए, नोट्स तैयार करिए। घर पर इतने स्पेयर टाइम फिर भी आपके पास बच जाएंगे कि आप 11th को भी एक रूटीन के तहत मेहनत करिए। पर डे 11th को रिवाइज करो, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।